जय हिंद एवरीवन, मैं ज्योति नगपुरे लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है, पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज लक्ष्य एकेडमी लेकर के आई है, जो पीएनएसटी 2024 की एग्जाम हो रही है उन स्टूडेंटों के लिए, जिसके आप लोगों की जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा। और जो हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है 2024, तो ये आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही। और जिस स्टूडेंट का अभी एग्जाम होने का है तो वो घबराइए नहीं, लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और सिलेक्शन सीरीज को ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि हमने पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज कैसे टॉपिक वाइज लेकर के आए थे, जिसमें से हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर दिया, जेनेटिक्स खत्म कर दिया, अभी ह्यूमन डिसीज से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ह्यूमन डिसीज का बच्चों ये दूसरा लेक्चर है, पहली क्लास हो चुकी है, तो आप लोग जब भी लेक्चर लगाए तो ये वाली क्लास को तो देखे ही देखे, इसके पहले जो क्लास हो चुकी है वो क्लास को भी देखिएगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज 2024 की ओर। और ये क्वेश्चन हमने कहां से लाए? ह्यूमन डिसीज से। तो बच्चों देखो, स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि मीसोडर्मी संयोजी ऊतकों द्वारा उद्गमित कैंसर रोग कहलाता है। तो आपने रोगों से क्या थ्योरी पढ़ी होगी, तो क्या होगा कि आंसर आप लोग आसानी से कर पाओगे। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है सार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमा या लिम्फोमा। चलिए जरा आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, एक झटके में देख करके आपको आंसर करना है, क्योंकि आप लोग ने थ्योरी पढ़ा है और आप लोग को आंसर बन भी जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों। देखिए क्या है क्वेश्चन की मीजोडर्मिस संयोजी ऊतक। आप लोग ने पढ़ा होगा मीजोडर्मिस, है ना। आपने लेयर तो पढ़ी होगी, चाहे संयोजी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने क्या पढ़ा होगा? स्तर या लेयर पढ़ी होगी, स्किन की लेयर पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? एंडोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एक्टोडर्मिस। 3 प्रकार की लेयर होती है। जो क्या होते हैं? एंडोडर्मिस मतलब कि क्या होगा? अंदर वाली लेयर, और मीजोडर्मिस मतलब कि मध्य वाली लेयर, और एक्टोडर्मिस मतलब कि क्या होगी? सबसे बाहरी परत। बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एक्टोडर्मिस, है ना। तो एक्टोडर्मिस, मीजोडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो यहाँ का क्या पूछा गया है? आपको पूछा गया है क्वेश्चन कि मीजोडर्मिस संयोजी ऊतक, मीजोडर्मिस संयोजी ऊतक से के द्वारा उद्गमित कैंसर है। कौन सा उद्गमित कैंसर है? देखिए, सार्सिनोमा या ल्यूकेमिया या सार्कोमा या फिर आएगा लिम्फोमा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सार्सिनोमा। आपने कैंसर के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने कल वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि ज्यादा अगर डिसीज नहीं पढ़ के जा रहे हो, ज्यादा रोग नहीं पढ़ रहे हो, तो केवल आप पढ़िए क्या? मलेरिया को पढ़ लीजिए, एड्स को पढ़ लीजिए और कैंसर को पढ़ लीजिए, और एक सिकल सेल एनीमिया को पढ़ लीजिए। यहाँ से बेटा आप लोगों को क्वेश्चन देखना ही मिलेगा, देखने को ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ से पहले ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है? कि मीजोडर्मिस संयोजी ऊतक से उद्गमित होता है। तो क्या होता है बेटा? सार्सिनोमा। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? तो ये बेटा एक कैंसर का प्रकार है। कैंसर का प्रकार होता है बेटा कार्सिनोमा, सार्सिनोमास, लिम्फोमा और क्या होता है? ल्यूकेमिया, है ना। कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? 4 प्रकार के कैंसर होते हैं, जिसमें से कार्सिनोमास, है ना, कार्सिनोमास की बात करते हैं, यह मस्तिष्क का कैंसर होता है, और सीने, त्वचा या फिर सर्वाइकल भाग का कैंसर होता है। कौन सा? कार्सिनोमास। और शरीर में, मानव शरीर में सबसे अधिक कैंसर कार्सिनोमास प्रकार का ही होता है। कितने प्रतिशत? 85%, है ना। सबसे पहले 85% किस, कौन से? कार्सिनोमास, है ना। कितने प्रकार के कैंसर? देख लीजिए, कैंसर के बारे में बता दे रहे हैं। कैंसर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले होता है, ये देखें, सबसे पहले होगा क्या? कार्सिनोमास, है ना। कार्सिनोमा, यह कार्सिनोमास भी पढ़ा जाता है। ये कहाँ कहाँ होगा? मस्तिष्क में होगा। आपने ब्रेन कैंसर पढ़ा होगा, मस्तिष्क। त्वचा का कैंसर पढ़ा होगा, ब्रेस्ट कैंसर पढ़ा होगा। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर बेटा महिलाओं को होता है, और महिलाओं में भी कौन से प्रकार का है? ये कार्सिनोमा प्रकार का ही कैंसर होता है, जो मस्तिष्क का कैंसर। फिर होगा हमारे पास में क्या? ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और त्वचा का कैंसर। कितने प्रकार, कितने
प्रतिशत 85% होता है सबसे अधिक। कहाँ हो रहा है? मानव में हो रहा है ना, मनुष्यों में हो रहा है। तो मानव में होने वाली डिसीज कौन सी है? कार्सिनोमास कैंसर। अब दूसरे प्रकार में आएगा हमारे पास में, दूसरे प्रकार में आपने देखा होगा क्या? सार्सीमास, है ना, क्या लिखा है? सारकोमा, सारकोमा भी बोला जाता है, कार्सिनोमा भी बोला जाता है, सार्सिनोमा भी बोला जाता है ना। वो अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है शब्दों का। तो यहाँ पे लिखा है आपके स्टूडेंट में सारकोमा, तो हम वही पढ़ लेते हैं, सारकोमा, सारकोमा, है ना, सारकोमा प्रकार का। ये कैसे होगा बेटा? ये सारकोमा कैसे होंगे? 2% होता है कैंसर ये, और संयोजी ऊतक, उपास्थि, अस्थि तथा पेशियों में विकसित होता है। कहाँ होगा ये? संयोजी ऊतक में, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, और क्या होगा? पेशियों में, पेशियों में होने वाला क्या होता है? कैंसर होता है। और कितने प्रतिशत होगा? तो 2% मनुष्यों में होता है। कौन सा वाला कैंसर? सार्सीमा वाला कैंसर, है ना। सार्सीमा प्रकार का कैंसर कैसे होंगे? 2% होता है मनुष्यों में। और कार्सिनोमा वाला कैसा होगा? 85% होता है। सबसे अधिक क्या? कार्सिनोमा होता है। अब हमारे पास में तीसरा प्रकार आता है किसका? ल्यूकेमिया का, है कि नहीं। ल्यूकेमिया कैसे होगा? कि यह ल्यूकोसाइट्स की वृद्धि के कारण होता है, और 5 प्रकार का होता है ल्यूकेमिया ना, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है, जो कैंसर का तीसरा प्रकार है। ये क्या? ल्यूकोसाइट से होता है ना, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कैसी होती है? इसमें डैमेज हो जाती है। ये भी कितने प्रकार का, कितने प्रतिशत होगा मनुष्यों में? ये होता है 5% होता है। अब एक प्रकार आता है, एक प्रकार को मैं ये इधर लिख देती हूँ, ये चौथा प्रकार होगा। चौथा प्रकार को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहते हैं हम लिम्फोमास। ये लसिका की गांठें और प्लीहा और अधिक मात्रा में होने वाले लिम्फोसाइट में बनता है। क्या क्या नाम बोला मैंने? ये नाम बोला लिम्फोमास। क्या? लिम्फोमास, लिम्फोमास, है ना। लिम्फोमास क्या है? ये लसिका की गांठें, लसिका में होने वाली कैंसर है। लसिका की गांठें कैंसर। ये भी कितने प्रतिशत होगा? ये भी होगा हमारे पास में कितने? 2%। कितने प्रतिशत फैलाता है कैंसर? 2% फैलाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? ये कैंसर के प्रकार पढ़ लिया। कैंसर का प्रकार कितना? 4 प्रकार के कैंसर। एक कार्सिनोमा प्रकार का, एक कार्सिनोमा, फिर सार्कोमा, फिर ल्यूकेमिया, लिम्फोमास। ये देखो कार्सिनोमास, है ना, कार्सिनोमास प्रकार का देख लीजिए क्या होगा कि कैंसर ये सबसे अधिक फैलने वाला होता है। कितने प्रतिशत बेटा? 85%। और अक्सर मनुष्यों में देखा जाता है क्या? मस्तिष्क का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है, अक्सर होता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संयोजी ऊतक द्वारा उद्गमित होता है, तो कार्सिनोमा क्या होते हैं? संयोजी ऊतक द्वारा विकसित होता है। अभी सभी के सभी, ल्यूकेमिया भी समझा दिया, फिर सार्कोमा भी समझा दिया, और लिम्फोमा भी समझा दिया। देखो लिम्फोमा भी समझा दिया है कि नहीं। तो ये चारों के चारों आपको कैंसर के प्रकार को याद कर लेना है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है अगला क्वेश्चन कि एड्स रोग निम्नलिखित जीवाणु द्वारा होता है। पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में, है ना, कि एड्स रोग निम्नलिखित जीवाणु द्वारा होता है। वायरस द्वारा होता है, या बैक्टीरिया द्वारा होता है, या फिर प्रोटोजोआ द्वारा होता है, या फिर रेट्रोवायरस द्वारा होता है। तो बताइए बेटा कि एड्स किसके द्वारा होता है। मैंने कल की भी कक्षा में बताया है, कल की क्लास में भी बताया है आप लोगों को कि एड्स कैसा होता है, और एड्स के बारे में फुल डिटेल बताया। जैसे कि अभी कैंसर के बारे में बता दिया कि कैंसर कैसा होता है कि ये अनियमित कोशिका वृद्धि के कारण होता है, और कैंसर के 4 प्रकार होते हैं, ये सब बता दिया। अब अगला क्वेश्चन जो भी कैंसर से बनेगा, उम्मीद है कि आप लोग आंसर अच्छे से कर दोगे। तो यहाँ पे एड्स पूछा, और एड्स के बारे में भी डिटेल मैंने अगली कक्षा में बता दिया है ना, पिछली कक्षा में बताया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि एड्स निम्नलिखित जीवाणुओं द्वारा होता है। तो एड्स क्या होगा? जीवाणु का मतलब बेटा जीवाणु नहीं, सूक्ष्म जीव नहीं तो आप बोलोगे मैम एड्स तो क्या होता है? विषाणु जनित रोग है, और यहाँ पे क्या लिखा है? जीवाणु लिखा है। जीवाणु का मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है? सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव क्या है? जीवाणु भी है, और क्या है? वायरस भी है। विषाणु भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु भी सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ जीवाणु का मतलब है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब कि एक प्रकार का विषाणु। तो वायरस द्वारा होगा, या फिर बैक्टीरिया द्वारा, या प्रोटोजोआ द्वारा, या रेट्रोवायरस द्वारा। तो एड्स का रोग होता है रेट्रोवायरस द्वारा होता है। अब आप
बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़े हैं कि एड्स वायरस के द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है। तो बेटा विषाणु द्वारा तो होता है, लेकिन एड्स का विषाणु अलग होता है। एड्स का विषाणु कैसा है? इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला। और इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला विषाणु क्या है? रेट्रोवायरस, है ना। रेट्रोवायरस क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला है। इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है आंसर में कि सॉरी ऑप्शन में क्या क्या दिया है? वायरस भी दिया है, रेट्रोवायरस भी दिया है। तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे आंसर किसको करोगे? रेट्रोवायरस। कंफ्यूज नहीं होना है ना। दो दो वायरस दिया है क्योंकि आप लोग ने केवल पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एड्स एक वायरस या विषाणु जनित रोग है, सिर्फ इतना पढ़ा है और बाकी आपको नहीं पता, है ना। तो वायरस आपके ऑप्शन में है, वायरस भी है और क्या है हमारे पास में? रेट्रोवायरस भी है। तो यहाँ पे वायरस पे टिक नहीं लगाना है, आपको रेट्रोवायरस पे टिक लगाना है। क्योंकि रेट्रोवायरस क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। और इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कैसा वायरस होता है? एड्स का वायरस होता है ना। इम्यूनो डेफिशिएंसी ये होगा वायरस। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे आंसर क्या किया? रेट्रोवायरस किया है, क्योंकि ये कैसा है? एड्स का ही क्या है? एड्स का वायरस है। और पूछा गया है कि एड्स रोग कौन से जीवाणु के माध्यम से? जीवाणु का मतलब क्या? सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव। जीवाणु का मतलब वो वाला जीवाणु नहीं जो जीवाणुओं से रोग फैलाता है। तो सूक्ष्म जीव कौन सा सूक्ष्म जीव है? रेट्रोवायरस का है क्या नहीं? आप लोग ने पढ़ा होगा रेट्रोवायरस के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो याद रख लीजिएगा, क्या होता है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है जो कई अन्य वायरस की तरह अपनी आनुवंशिक जानकारी का मतलब होता है जो जेनेटिक्स जानकारी, डीएनए और आरएनए वाली बात, है ना। डीएनए के बजाय आरएनए के रूप में संग्रहित होता है। तो इसमें क्या होगा? ये वाले एड्स में क्या? डीएनए उपस्थित नहीं होता है। याद रख लीजिए, डीएनए नहीं होगा, इसके बजाय क्या होगा? आरएनए होगा। जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा किसको? अभी कोरोना वायरस आया था, वो भी कैसा था? आरएनए युक्त था, यानी कि जेनेटिक्स मटेरियल क्या थे उसके? आरएनए था उसमें उपस्थित। तो इसमें रेट्रोवायरस में भी क्या है? आरएनए है, न कि डीएनए। तो डीएनए को नहीं पढ़ना है आप लोगों को। क्या पढ़ना है कि जो डेफिशिएंसी वायरस होता है तो वो क्या है? आरएनए है। और डेफिशिएंसी वायरस कैसा? हमने इसका फुल फॉर्म ही होता है बेटा एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये कैसे होते हैं? ये एचआईवी से होता है। एचआईवी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और क्या होगा हमारे पास में? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अब क्या हो जाएगा आंसर? एड्स रोग जीवाणु के द्वारा। कौन से जीवाणु के द्वारा? रेट्रोवायरस द्वारा। चलो याद हो गया ना कि रेट्रोवायरस क्या है? रेट्रोवायरस एक प्रकार का एड्स फैलाने वाला वायरस है जो क्या है? यूमनिनो प्रकार का है, यूमनिनो डेफिशिएंसी प्रकार का है। चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ से सब पता हो गया होगा किसके बारे में? एड्स के बारे में। देखो बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, है ना। और जीवाणु कैसा होता है? वे जीवाणु की कोशिका कैसी होती है? एक कोशिका और प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। प्रोटोजोआ से भी रोग होता है, जीवाणु से भी रोग होता है क्या? कल पढ़े थे ना हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणु किससे? जीवाणु और विषाणु सबसे होने वाले रोग पढ़ लिए। तो जीवाणु के बारे में जानते हो आप लोग, क्या हैजा होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, ये सब क्या है? जीवाणु से होने वाले रोग है। फिर हमने पढ़ा है विषाणु से होने वाले रोग, तो विषाणु से होने वाले रोग भी पढ़ लिए, है ना। तो ये तो पता ही है आप लोगों को। प्रोटोजोआ से जैसे कि मलेरिया, प्लाज्मोडियम, जियार्डियाना, एंटामोइबा, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है ना। तो सब रोग को याद करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका से निम्न रोग होता है। रोगों का नाम बताना है। रोग क्या है? डायसेंट्री, कालाजार, फिर क्या होगा? स्लीपिंग स्किनेस, और फिर क्या होगा? फाइलेरिया। बताइए जरा क्या होगा? इसको क्या कहा जाता है? निंद्रा रोग भी कहा जाता है ना। निंद्रा रोग यहां लिख दे रहे हैं। क्या होगा? निंद्रा रोग। स्लीपिंग स्किनेस को क्या कहा जाता है? निंद्रा रोग। तो इसका आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत सरल है। एंट अमीबा हिस्टोलिका के बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा, है ना। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, हम देख रहे हैं आपका कमेंट, है क्या। देखो एंट अमीबा हिस्टोलिका
देखो एंट अमीबा हिस्टोलिका कैसे बना है बेटा, ये एंट मोइबा से बना हुआ है। और एंट मोइबा क्या है, एंट मोइबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है क्या नहीं। तो एंट मोइबा हिस्टोलिका किससे बना है, एंट मोइबा से बना है। एंट मोइबा कोली जो बड़ी आंत में पाया जाता है, और एंट अमीबा हिस्टोलिका, देखो इसके बारे में समझा दे रहे हैं हम लोग ना। देखो यहाँ क्या होगा, एंट मोइबा ये क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ क्या होगा, प्रोटोजोआ यहाँ लिख दें, प्रोटोजोआ है ना, ये क्या होगा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से हो रहा है क्या, एंट मोइबा। एंट मोइबा के दो प्रकार कौन कौन से बेटा, पहला प्रकार है हमारे पास में क्या, एंट अमीबा कोली। एंट अमीबा कोली, एंट अमीबा कोली जो कहाँ पाया जाता है बेटा, ये बड़ी आंत में पाया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ, बड़ी आंत में। यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं बड़ी आंत। और क्या होगा हमारे पास में, दूसरा प्रकार आता है किसका, एंट मोइबा का। किसका, एंट मोइबा का, जिसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या नाम है, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना, हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका है ना। तो जो एंट अमीबा कहाँ पाया जा रहा है, छोटी आंत में पाया जा रहा है ना, छोटी आंत में। और क्या होगा हमारे पास में, एंट अमीबा कोली कहाँ, बड़ी आंत में पाया जा रहा है। तो आप लोग को पता चल गया हिस्टोलिका किसका प्रकार है, एंट मोइबा का प्रकार है। एंट मोइबा क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, डायसेंटेरी। डायसेंटेरी का मतलब क्या होता है बेटा, पेचिस, जिसको आप लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, पेचिस है ना। पेचिस, अगर हम लोग जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना ये रोग की, और जहां पेचिस या डायरा की बात आएगी बेटा, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे है ना। देखिए, जिस भी किसी को पेचिस या डायसेंट्री होता है तो क्या होता है, एक तो क्या होगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा है क्या नहीं, और पानी की कमी हो जाएगी। तो किसके कारण हुआ, एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण। कौन सा रोग हो रहा है, डायसेंट्री। डायसेंट्री क्या है, एक प्रकार की पेचिस है क्या नहीं। अब इसके बाद में क्या है, कालाजार। कालाजार भी होता है रोग। स्लीपिंग या स्लीपिंग स्किनस यानी कि निद्रा रोग। निद्रा रोग क्या होता है, सीसी मक्खी के कारण होता है ना, मक्खी के कारण होगा। और फिर क्या आ जाए, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग के बारे में आप लोगों को पता होगा कि फाइलेरिया रोग क्या है कि नहीं। देखिए फाइलेरिया या फिर अपन कौन कौन सा आंसर है अपने पास में, कालाजार है, फाइलेरिया है। चलिए इसके बाद फाइलेरिया के बारे में बता देते हैं कि परजीवी होता है एक प्रकार का ये, और ये रोग कैसा होगा, जो धागे के समान पतला समान दिखाई देता है। और फाइबीरियोडी एक प्रकार का जीवाणु होता है क्या, फाइबीरियोडी, फाइबीरियोडी क्या होगा, जीवाणु होगा। और ये कैसे दिखाई में कैसा होता है, पतले धागे के समान दिखाई देता है, पतले धागे नुमा संरचना में दिखाई देता है। संरचना, धागे नुमा संरचना में क्या दिखाई देगा, क्या फाइब्रियोडी या फाइलेरिया रोग दिखाई देगा। चलिए एंट अमीबा हिस्टोलिका से आप लोग को क्या हो गया होगा कि क्लियर हो गया होगा यहाँ से कॉन्सेप्ट है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चरस, गांजा और मेरिजुयाना क्या है, एक उत्तेजक है, एक अवसादक है, यह शांतिजनक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। चलिए आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए बेटा। और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग जुड़ जाइए लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, गांजा और चरस क्या होगा, एक शांतिजनक होता है। शांतिजनक मतलब कि किसी ने गांजा का सेवन किया है ना, गांजा को तो जानते ही हो लोग होंगे आप लोग। क्या होता है गांजा, एक ऐसी पत्ती नुमा संरचना होती है जो एक नशीला पदार्थ होता है ना, नशीला पदार्थ होता है। तो इससे क्या होगा, एक शांतिजनक क्या होगा कि हमारे पास में अपन लोग को शांति आ जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा, चरस का, गांजा का और मेरिजुयाना का क्या होगा कि शांतिजनक। इससे उत्तेजना भी पैदा नहीं होती है, इससे अवसादन भी नहीं होता है ना। उत्तेजना मतलब स्टिमुलेटिंग, और क्या होगा अवसादन मतलब कि डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन में भी नहीं जा सकते। इसमें क्या होगा, शांतिजनक गांजा का सेवन किया और व्यक्ति कैसा होगा, एकदम से शांत हो गया, ना कुछ बोल रहा है ना ही कुछ एक्टिविटी कर रहा है, केवल क्या हो रहा है, लोगों की बात सुनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
शांति चरण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में कौन से रोग को विसूचिका कहा गया है? बताइए जरा, स्मॉल पॉक्स, डिप्टीथीरिया, चिकन पॉक्स या हैजा? सॉरी, चलिए आंसर कीजिए। देखिए क्या होगा, आयुर्वेद में विसूचिका है ना, विसूचिका किसको कहा जाता है बेटा? हैजा को कहा जाता है। और हैजा बीमारी को आप लोग अच्छे खासे पहचानते होंगे, क्योंकि हैजा किससे हो रहा है? जीवाणु से हो रहा है ना, जीवाणु जनित रोग होता है हैजा। क्या होता है? जो कैसे होता है? दूषित पानी से होता है, दूषित भोजन से होता है। अगर पानी भी आपने क्या किया कि प्रदूषित पानी को पी लिया तो क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा, है ना। तो हैजा को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद चिकित्सा में विसूचिका कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स को पहचानते होंगे बेटा। स्मॉल पॉक्स क्या होता है? देखो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, ये जितने भी पॉक्स आते हैं ना, एक दानेनुमा संरचना की बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है? चमकीले दाने बाहर करके आ जाते हैं। तो ये होती है हमारे पास में। अब फिर उसके बाद में आता है कि डिप्टीथीरिया, है क्या नहीं? डिप्टीथीरिया को पहचानते हो क्या आप लोग? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो, डिप्टीथीरिया क्या है? गले और नाक की श्लेष्मा झिल्ली को क्या करेगा? ये लोग प्रभावित करेंगे। गले में पाया जाने वाला रोग होता है ना। अक्सर जब भी किसी भी व्यक्ति को डिप्टीथीरिया होता है तो कहाँ होगा कि गले में होता है। गले और नाक की जो श्लेष्मक झिल्ली होती है, इनको प्रभावित करता है, जिससे क्या होगा बेटा? सर्दी और खांसी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एल्कोहल का अधिक उपयोग कौन से अंग को सर्वाधिक खराब कर सकता है? बताइए जरा। आमाशय, हाथ पैर को करेगा, या यकृत को करेगा, या शरीर में उपस्थित सभी अंग को करेगा? बताइए, एल्कोहल के सेवन से सबसे पहले कौन सा अंग डैमेज होता है? ये क्वेश्चन किया गया है। ऑप्शन आप लोग के सामने रखा है, जल्दी से आंसर कीजिए। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ के रखा है तो जरूर बनेगा, और देखते ही आप लोग एक झटके में क्या करोगे? आंसर दे दोगे, है ना। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? यकृत या लीवर। लीवर सबसे पहले डैमेज होता है ना। किससे? ज्यादा एल्कोहल से के सेवन से। देखो, आमाशय, स्टमक में क्या होगा कि स्टमक ज्यादा नहीं होता है डैमेज, और हाथ पैर भी नहीं होगा। देखो, हमने क्या किया? एल्कोहल का सेवन कर लिया, डायरेक्ट तो वो एल्कोहल हमारे हाथ और पैर में थोड़ी ना भी जाएगा। वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टमक, और स्टमक से कहाँ जाएगा? सबसे पहले लीवर में। क्या करेगा? आमाशय लीवर के और क्या करेगा? धक्का दे देगा किसको? एल्कोहल को, और वहां जाकर के संचित रहेगा, और संचित होने के बाद में क्या करेगा? सबसे ज्यादा खराब लीवर को करता है एल्कोहल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मेटास्टेसिस एक है, क्या है? देखिए, कैंसर कोशिका का त्वरित विभाजन, या कैंसर कोशिका का किसी नए स्थान पर फैलाना, या कैंसर कोशिका का पुनरुत्पादन करना, या उपर्युक्त सभी। देखो, आप लोग ने पढ़े होंगे कैंसर के बारे में, अभी भी थोड़ा मैंने कैंसर के बारे में बताया। कैंसर क्या होता है, कैंसर के प्रकार कितने होते हैं, कैंसर कैसे होता है, ये सब मैंने बता दिया है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है बेटा? ये भी कैंसर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। आंसर क्या है? मेटास्टेसिस एक है, क्या है कि कैंसर कोशिका का किसी नए स्थान पर फैलाना। ये क्या होता है? मेटास्टेसिस करवाता है ना। मेटास्टेसिस क्या होगा कि जैसे कैंसर कोशिका है तो उसके नए कैंसर कोशिका क्या हो गई? हमारा ये इतना बड़ा हमारा शरीर हो गया, यहाँ पे क्या है? एक प्रकार का कैंसर उत्पन्न हुआ है। ये छोटा गोला बना, यहाँ पे क्या है? एक कैंसर उत्पन्न हुआ है। अब ये कैंसर जहां उत्पन्न हुआ है, ये कोशिकाएं कैसी होगी बेटा? पुरानी। अब यहाँ पे जो इतनी सारी कोशिकाएं बनी हुई है, ये कोशिका क्या है? स्वच्छ है और स्वस्थ है। अब ये क्या करेगी? स्वच्छ या स्वस्थ वाली कोशिका के ऊपर कैंसर फैलाएगी, यानी कि नई कोशिका के ऊपर आक्रमण करेगी, और ये नई कोशिका भी क्या होगा? ये डैमेज होने चले जाएगा, धीरे धीरे डैमेज होगा। तो ये क्या कहलाएगा? मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या है मेटास्टेसिस की थ्योरी? कि कैंसर कोशिका का किसी नए स्थान पर फैलाना। देखो, हमारे पास में क्या थी? एक कोशिका थी जो कैंसर से ग्रसित थी, और जो हमारे पास में क्या थी? नई कोशिकाएं जो 4-5 बनाई है, ये कैंसर से ग्रसित नहीं थी, ये स्वस्थ थी। लेकिन यहाँ से जब यहाँ फैल चुका है कैंसर, यहाँ से जब ये यहाँ पे आता है क्या? कैंसर, और ये नई कोशिका पर भी आक्रमण करता है, इनको भी डैमेज करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? मेटास्टेसिस कहा जाता है। कौन सी विधि कहेंगे? मेटास्टेसिस की कहा जाता है। मेटास्टेसिस, है ना। मेटास्टेसिस
कहा जाता है। चलिए समझ में आया क्या? आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? साल्मोनेला टाइफोसा कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन है क्या कि तेज ज्वर व कमजोरी के साथ आंत्र में आक्रमण, या उदर पीड़ा तथा प्लीहा में सूजन, या फिर शरीर में लाल दाने, या उपर्युक्त सभी। चलिए आंसर कीजिए। आप लोग ने पढ़ा होगा बेटा साल्मोनेली टाइफाई के बारे में, है ना? साल्मोनेली टाइफाई कौन सा जीवाणु है बेटा? टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। तो ये क्या करेगा, जब किसी इंसान को क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा कि तेज ज्वर व कमजोरी के साथ में आंत्र में आक्रमण करता है। बिल्कुल, आंत्र में भी आक्रमण करेगा। आंत्र मतलब कि इंडस्टाई, इंडस्टाई में क्या करेगा? आक्रमण करेगा साल्मोनेला टाइफाई, है ना? और क्या होगा कि फीवर भी आएगा, बुखार भी आएगा, और बुखार के साथ साथ क्या होगा? उनके उदर पीड़ा कैसी होगी? तेज होगी। और इनके प्लीहा स्प्लीन कैसी होगी? स्प्लीन में सूजन आ जाएगा। और शरीर में कैसे आएंगे? लाल दाने आ जाते हैं। जब हमारे पास में साल्मोनेला टाइफाई जीवाणु हाईएस्ट पीक पे होता है तो बाहर कैसे दिखाई देगा? दाने के रूप में उभार दिखाई देता है, जो चमकीला दाना या लाल दाने के रूप में दिखाई देता है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। उपरयुक्त सभी होगा, क्योंकि साल्मोनेला टाइफाई क्या है? एक प्रकार का टाइफाइड है ना? टाइफाइड, टाइफाइड है जो किससे हो रहा है? जीवाणुओं से हो रहा है ना? ये जीवाणु कौन से है? जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा, या साल्मोनेला टाइफाई भी कहा जाता है। साल्मोनेला टाइफाई, है ना? ये क्या है? जीवाणु का नाम है। क्या कौन सा रोग पैदा कर रहा है बेटा? टाइफाइड रोग पैदा कर रहा है। टाइफाइड के कारण क्या होगा? बुखार भी आएगा, और प्लीहा में सूजन होगा, और लाल दाने भी दिखाई देंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्या? टाइफाइड रोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि धूम्रपान की लत हानिकारक है क्योंकि धूम्रपान पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन पैदा करता है, जिसके कारण होता है। क्या होगा? भ्रूण के विकास की मंदता, या ऑक्सीजन परिवहन में कमी, या रक्तचाप में वृद्धि, या फिर क्या होगा? कैंसर होगा। बताइए जरा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आप लोग को गिनवा दिया कि कौन कौन सा टॉपिक आपको ह्यूमन डिसीज में पढ़ना है। सबसे पहले कैंसर पढ़िए, फिर एड्स पढ़िए, फिर क्या सिकल सेल एनीमिया पढ़िए, और फिर क्या मलेरिया, मलेरिया भी पढ़िए, है ना? चलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? जब धूम्रपान करते हैं तो क्या होगा? कैंसर होगा, है ना? कि भ्रूण के विकास की मंदता को रोकेगा? नहीं। ऑक्सीजन के परिवहन में कमी लाएगा? नहीं। रक्तचाप में वृद्धि होगी? नहीं होगी। केवल कैंसर होता है। जब ही तो आप लोग के जो सिगरेट होता है, सिगरेट के ऊपर में पॉकेट के ऊपर देखिए क्या होगा कि धूम्रपान निषेध है ऐसा लिखा रहता है ना? तंबाकू की इसके रैपर के ऊपर भी लिखा रहता है और चित्र भी बना रहता है, पर लोग कैसा करते हैं? मानते नहीं है, फिर भी तंबाकू का सेवन करेंगे, सिगरेट का सेवन करेंगे, क्योंकि सिगरेट का सेवन करने से क्या रिचपन दिखाई देता है, ऐसा लोगों की मान्यता है ना? इससे कोई रिचपन नहीं होता बेटा, है ना? खुद की सेहत क्या होती है? बिगड़ती है, पर लोगों को समझ में नहीं आता है। तो क्या करना है आपको? सिगरेट पे बैन लगानी चाहिए, और क्या करना चाहिए? खुद भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। चलिए, क्या धूम्रपान की लत से हानिकारक क्या हो जाएगा? कैंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या होगा कि प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों की आवश्यकता होती है, जो युग्मक उत्पादन किस मेजबान से होता है? क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? क्या होगा बेटा? ये मादा है ना? हाँ, यहाँ गलती से छप गया यहाँ पे। मादा एनोफिलीज मच्छर और नर एनोफिलीज मच्छर, या फिर मानव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जरा आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। मेजबान की आवश्यकता, मेजबान की आवश्यकता किसको होती है? और क्या बोला गया है? युग्मक उत्पादन के लिए, है ना? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है,
लेकिन जितना लंबा क्वेश्चन है उतना ही इजी क्वेश्चन है, देखकर ही बता दोगे। क्या देखोगे आप लोग? सबसे पहले देखोगे युग्मक पूछा है, गैमेट के बारे में पूछा है, और गैमेट क्या होगा? सबसे पहले मानव में ही होता है, तो युग्मक उत्पादन किस में होगा? मनुष्यों में होगा, है कि नहीं? तो मानव में होता है, तो ये क्या करेगा? देखो गैमेट उत्पादन कैसे होता है, पहले क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संयोजन, संयुग्मन या फर्टिलाइजेशन करते हैं और जायगोट का निर्माण होता है ना। कैसा जायगोट बेटा? डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करेंगे, किसका? युग्मनज बनाएगा। और युग्मनज से ही क्या हो रहा है बेटा? प्लाज्मोडियम, ये जो युग्मनज से क्या हो रहा है? युग्मज बन रहा है, तो क्या हो रहा है? मेजबान की आवश्यकता हो रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मानव आएगा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति में यह तंत्र विफल हो जाता है। व्यक्ति मतलब कि एड्स वाले व्यक्ति है ना, कैसे व्यक्ति? एड्स वाले व्यक्ति में यह तंत्र विफल हो जाता है। कौन सा तंत्र? एक तो पाचन तंत्र, या पल्मोनरी, या फिर तंत्रिका तंत्र, या फिर हो गया हमारे पास में का प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। कौन कौन सा तंत्र विफल होता है बताइए जरा। जब एड्स होगा, एड्स से ग्रसित व्यक्ति होगा, तो उनका कौन सा सिस्टम डैमेज होगा? तो सबसे पहले डैमेज होता है बेटा क्या? प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम। ये क्या होती है? डैमेज हो जाती है। देखो पाचन तंत्र बिल्कुल नहीं होगा, है ना, और पल्मोनरी भी नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है एड्स के कारण। क्या होगा हमारे पास? प्रतिरक्षा तंत्र होगा। आप पाचन तंत्र देखे होंगे जहां पे भोजन का पाचन होता है ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ मैं कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? संपूर्ण पाचन, शरीर से संपूर्ण पाचन पूछा है ना कि पाचन पूछा है ना। संपूर्ण पाचन बताइए कहाँ होता है? देखो लगातार मैं आपके कमेंट्स को देख रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा, है ना। जिस भी व्यक्ति को एड्स है, और एड्स किसकी वजह से हो रहा है बेटा? HIV, जिसको भूलना नहीं है। क्या है HIV? HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो और वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। और एड्स क्या है? एड्स कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। तो एड्स किसकी वजह से हो रहा है? एड्स हो रहा है HIV की वजह से हो रहा है ना। HIV है जिस व्यक्ति को क्या है? एड्स है। और एड्स का वायरस कैसा है? रेट्रोवायरस है, जो कैसे प्रकार का है? इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रकार का है। और ये कैसा है? मृत है ना, ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। जो भी व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके अंदर अगर रेट्रोवायरस चले गया तो वो कम से कम 5 साल लगा देगा एक्टिवेट होने में, 5 से 10 साल एक्टिवेट होने में लगा देता है ना। तो कैसे है? ये एक प्रकार से धीमी गति से चलने वाला वायरस, या फिर मृत वायरस भी बोल सकते हैं हम इसको। तो रेट्रोवायरस कैसा है? मृत वायरस है, जो कैसे प्रकार का? एड्स के रूप में लिया जाता है। देखो बीमारी भी क्या होगी? एड्स की बीमारी होगी। जिसको HIV होगा उसको क्या होगा बेटा? एड्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिस भी व्यक्ति को एड्स होता है उस व्यक्ति का क्या? इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? डैमेज हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम तंत्रिका तंत्र आप लोग को अलग से ही सिस्टम है। अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा और 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी। जब हम पढ़ेंगे पूरे सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जितने भी तंत्र है सब पढ़ेंगे, तब हम वहां पे पाचन तंत्र की और तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, है ना। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? केवल एड्स की बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ एक वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होगी? जिस भी व्यक्ति को टीका लगेगा या वैक्सीनेशन होगा तो क्या होगा कि प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, या फिर प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या फिर कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा होगा। देखो टीका लगाने वाले व्यक्ति के बारे में बात किया गया है ना, वैक्सीनेशन। देखिए वैक्सीनेशन जिस भी व्यक्ति का होता है या टीकाकरण होता है, तो क्या टीका जिस भी व्यक्ति को लगेगा तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा होगा। कृत्रिम सक्रिय इसलिए क्योंकि टीका क्या है? कृत्रिम रूप से बना है, मनुष्य ने बनाया गया टीका है ना, मनुष्य के द्वारा डेवलप किया गया है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम। और सक्रिय क्यों पढ़ेंगे बोलेंगे? क्योंकि सक्रिय इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक काम कर रहा है, एक्टिव है, इसलिए इसको कहते हैं सक्रिय। और क्यों प्रतिरक्षा बोलेंगे? क्योंकि ये क्या कर रहा है? शरीर की सुरक्षा कर रहा है। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा कि कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या पूछा गया है कि व्यक्ति में जब टीका लगाते हैं तो क्या होता है? तो कृत्रिम रूप से सक्रिय प्रतिरक्षा होता है। समझ में आया बेटा? हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आती होगी, या फिर मैं जैसे भी रूप में समझा रही हूँ आप लोग को समझ में आता होगा, है ना। कमेंट करके बताइएगा, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, घातक मलेरिया की प्रजाति के कारण होता है। सबसे ज्यादा देखो, जिस प्रकार कैंसर का प्रकार है उसी प्रकार मलेरिया का भी प्रकार होता है। तो सबसे क्या होगा कि खतरनाक मलेरिया कौन सा होता है। देखो मलेरिया की कितनी प्रजाति बेटा, 4 प्रजाति। जिस प्रकार वो क्या थी, कैंसर की प्रजाति कितनी थी, 4 प्रजाति थी, 4 प्रकार के कैंसर देखे थे। उसी प्रकार क्या होगा, मलेरिया को भी हम क्या कर देखेंगे कि 4 प्रकार से देखेंगे। पहले आता है क्या होगा, फेल्सीफेरम, क्या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, फिर प्लाज्मोडियम आवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, मलेरी। ये 4 प्रकार के होते हैं क्या, मलेरिया। चलिए मैं यहाँ लिख ही देती हूँ ना, मलेरिया, मलेरिया है ना। मलेरिया कितने प्रकार के बेटा, 4 प्रकार के। सबसे पहले आएगा क्या, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। देखो प्लाज्मोडियम सूक्ष्मजीव के माध्यम से हो रहा है, इसलिए सामने में क्या लग रहा है, प्लाज्मोडियम लग रहा है। प्लाज्मोडियम मलेरी, मलेरी। और दूसरा प्रकार आता है क्या, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वाइवेक्स। फिर आता है क्या हमारे पास में, थर्ड आता है क्या, प्लाज्मोडियम आवेल। और फिर आता है हमारा क्या, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल। क्या होगा कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल, फेरॉल। ये देखो, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल। 4 प्रकार की क्या होती है, मलेरिया की प्रजाति होती है। और मलेरिया किसके कारण होता है, मादा एनीफ्लीज मच्छर के कारण होता है। मादा एनीफ्लीज मच्छर कैसे होंगे, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मादा एनीफ्लीज मच्छर में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम है ना। प्लाज्मोडियम कहाँ पाया जा रहा है, मादा मच्छर में। मादा मच्छर का नाम क्या है बेटा, एनीफ्लीज, एनीफिलीज। क्या है, एनीफ्लीज। मादा एनीफ्लीज मच्छर से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है ना। आप लोग ने कितने प्रकार के मच्छर पढ़े होंगे, 3 प्रकार के। सबसे पहले आया होगा अपने पास में कि मादा एनीफ्लीज, एनीफिलीज है ना। ये क्या होगा, इससे मलेरिया होता है, ये भी मादा। और आपने पढ़ा होगा मादा एंडीज है ना, एंडीज मच्छर पढ़ा होगा, जिससे क्या हो रहा है, डेंगू हो रहा है। एंडीज मच्छर से क्या होता है, डेंगू होता है। फिर उसके बाद में आता है, तीसरे नंबर में आता है क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स। मादा कैसे होती है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। जो क्या फैलाएगा बेटा, एक हाथी पांव बीमारी, नाम सुना होगा, जो हेलमिंथिस के माध्यम से होता है। कौन सी बीमारी होगी, हाथी पांव, हाथी पांव। हाथी पांव बीमारी होती है, कौन से मच्छर से होती है, मादा। देख लीजिए यहाँ पे टोटल क्या है, मादा मच्छर है ना। मादा बहुत खतरनाक होती है ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया में क्या होगा कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल सबसे क्या होता है कि खतरनाक होता है ना। इससे ही क्या होगा, बुखार होगा। तो देखो मलेरिया के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद है हमारी। मैंने क्या बता दिया, मलेरिया किसके कारण हो रहा है, मलेरिया हो रहा है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ये क्या, प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कहाँ उपस्थित है बेटा, मादा एनीफ्लीज मच्छर में। मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होगा, मलेरिया होगा। मलेरिया की कितनी प्रजाति, 4 प्रजाति। सबसे पहले आएगा प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम आवे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल। और जो फेल्सीफेरॉल क्या होता है, सबसे घातक होगा। जिस भी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल होता है वो क्या है कि बचना संभव है ना। अगर आप लोग अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हो या फिर टाइम टू टाइम मेडिसिन का सेवन कर रहे हो तो फिर ठीक है, हाँ। लेकिन अगर थोड़ी सी भी क्या किया आप लोग ने, लापरवाही किए, तो व्यक्ति का बचना मुश्किल होता है। किनसे, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरॉल जिस भी व्यक्ति को हो जाता है। चलिए मलेरिया के बारे में आप लोग को सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है, कॉकरोच है या फिर एनीफिलीज मच्छर है या क्यूलेक्स मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर या फिर मक्खी है ना।
हाथी पांव, ये थोड़ा सा गलत है, देख लीजिए क्या होगा, मलेरिया का वाहक। अभी जो बताया बेटा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, मादा एनीफिलीज क्या होगी, वाहक होती है ना, क्या होगी, वाहक होगी। तो कौन फैलाता है, मलेरिया, मादा एनीफिलीज मच्छर, इसलिए वाहक कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, वह कैंसर जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा। अभी मैंने इसके पहले सबसे पहले क्वेश्चन था कैंसर से, जो मेसोडर्मिस संयोजी ऊतक से हो रहा था, जो मैंने बताया था, जिसका सार्सिनोमास प्रकार का हो रहा था। और अब यहाँ क्या पूछ लिया, अस्थि मज्जा से में उत्पन्न हो रहा है। बताइए जरा, अस्थि मज्जा में उत्पन्न हो रहा है। देखो यहाँ पे होगा अस्थि मज्जा में सार्कोमा, है ना। सार्कोमा क्या हो रहा है, सार्कोमा ही अस्थि मज्जा में उत्पन्न होने वाला क्या है, एक प्रकार का कैंसर है, जो क्या होगा, यहाँ संयोजी ऊतक, उपास्थि, अस्थि तथा पेशी में विकसित होता है। अस्थि मज्जा मतलब कि बोन मेरो, है ना, क्या होगा हमारे पास में, बोन मेरो। बोन मेरो में क्या हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, ये कहाँ होगा, बोन मेरो में होगा। इसके अलावा कहाँ होगा, पेशी में होगा। इसके अलावा कहाँ होगा, हड्डी में होगा, मतलब कि अस्थि में होगा, अस्थि में होगा, है कि नहीं। हाँ, अस्थि, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उपास्थि में होगा, उपास्थि, अस्थि, उपास्थि और बोन मेरो में उपस्थित होने वाला कैंसर क्या है, सार्कोमा है। सार्सिनोमा, देखो सार्सिनोमा भी एक जैसा नाम है और सार्कोमा भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्या होगा हमारे पास में, सार्कोमा कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा से उत्पन्न हो रहा है। फिर क्या आएगा, माइलोमा या ल्यूकेमिया या फिर सार्सिनोमा। अभी मैंने ल्यूकेमिया, सार्सिनोमा इन सब के बारे में बता दिया बेटा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, सार्कोमा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति मलेरिया का कारण नहीं है। अभी देखो मलेरिया का कारण इसके पहले पूछा था, जो हमने क्या बता दिया था कि मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण में क्या होता है, मलेरिया होता है, ऐसा बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कारण नहीं है पूछा है ना, कारण नहीं है। तो चलिए आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। प्लाज्मोडियम पाइपर या फिर क्या होगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम या प्लाज्मोडियम क्या होगा, मलेरिया, या इसको मलेरिया भी कहा जाता है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बताइए किसके कारण मलेरिया नहीं होता है। तो हमने बेटा कभी पढ़े ही नहीं है मलेरिया का प्रकार की कोई प्लाज्मोडियम पाइपर प्रकार के कोई मलेरिया होता होगा। हमने तो क्या पढ़ लिए, एक प्रकार हमने क्या पढ़ लिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरा, दूसरा प्रकार पढ़ लिया प्लाज्मोडियम मलेरिया, और तीसरा प्रकार पढ़ दिया वाइवेक्स, और एक प्रकार पढ़ा हमने क्या, प्लाज्मोडियम आवे, है ना। ये क्या होंगे, चार प्रकार के हमारे पास में क्या होगा, मलेरिया का प्रकार। तो ये वाला पाइपर प्रकार का मलेरिया नहीं होता है। तो आप लोग क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़िए, जहां है नहीं है पूछा है तो सबसे पहले इसके नीचे जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे ही अंडरलाइन किए तो आंसर देने में आसानी जाती है। तो आसान गया, देखो मैंने भी गोला मार लिया था, इसलिए क्या बोला कि फट से आंसर दे दिया मैंने कि क्या होगा, पाइपर प्रकार के कोई भी प्रकार का मलेरिया नहीं होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप लोग क्या कीजिए, इस सीरीज से जुड़िए और ये सीरीज को देखिए, और जिसका भी क्वेश्चन अभी अगली डेट में है तो ये सीरीज देख करके जाइए बेटा। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था, ये ह्यूमन डिसीज, जो दूसरी क्लास थी। आज इसके पहले एक क्लास हो चुकी है, तो एक क्लास को देखिए, फिर इसके बाद में ये वाली क्लास देखिए, और क्या कीजिए कि पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज 2024 से जुड़िए। ये कहाँ मिलेगी, ये यूट्यूब में मिलेगी, लक्ष्य एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी बेटा। तो लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़िए और पीएनएसटी सिलेक्शन सीरीज का लाभ उठाइए। जय हिंद।